इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम पे किस तरह से लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता लिनक्स क्या होता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारे जो नॉर्मली सिस्टम्स होते हैं इन पे दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर्क करते हैं। एक तो होता है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इनके अलावा एक और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिनको हम लिनक्स कहते हैं। तो लिनक्स जो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कर्नल है। और आपको अगर कर्नल का भी नहीं पता वो भी मैं बता देता हूँ। तो कर्नल क्या होता है, ये आपके हार्डवेयर को आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करती है। तो अभी इसका क्या मतलब है कि आपका जो हार्डवेयर है इसके अंदर ये हार्ड डिस्क है, रैम है, सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जब आप विंडो को यूज़ करते हैं तो इसके अंदर जब आप माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो आपकी ये सारी हार्ड ड्राइव्स वहाँ पे शो हो रही होती है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपने हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो ये किस तरह से होता है, ये कर्नल के ज़रिए होता है। तो लिनक्स जो है वो एक कर्नल है, लेकिन जिस भी यूज़र इंटरफेस के साथ उसको हम कनेक्ट करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स है जिसको आप अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम इसको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ये एक कर्नल है, ये आपने याद रखें। डेवलपर कम्युनिटी के अंदर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है इन कंपैरिजन टू विंडोज़ एंड मैक। तो क्योंकि मैक जो है वो तो फिर उन्होंने अपना इकोसिस्टम भी बना के रखा है। अगर आपने iOS या मैक के लिए कोई काम करना है तो वो फिर आपको मैक ही लेना पड़ेगा। वरना अगर विंडोज़ के लिए काम करना है या लिनक्स के लिए काम करना है तो फिर आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने सिस्टम पर किस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हम इसको इंस्टॉल करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि लिनक्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर जो हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है ज़ोरिन ओएस। अब हमने ज़ोरिन ने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि अगर आपको लिनक्स के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आपको पता होगा कि लिनक्स के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस कह लें या फ्लेवर्स कह लें, कुछ भी जैसे आपको ईजी लगे। तो ये क्या चीज़ें हैं, बेसिकली लिनक्स जो है ये दो कैटेगरीज पे मेजरली डिवाइडेड है। एक तो होता है डेबियन और दूसरा होता है आर्च। तो ये बेसिकली दो लिनक्स हैं और इनके आगे से बहुत सी इनकी ब्रांचेस हैं। तो डेबियन ब्रांच के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम उबंटू कहते हैं या यूबंटू, जो भी आपको सही लगे। और इसके अलावा जो आर्च के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम मंजारो कहते हैं। तो ये दो हैं, बाकी जो सारे हैं वो इसी डेबियन पे बेस्ड हैं या आर्च पे बेस्ड हैं। जितने मर्जी आप नाम ले लें, ये इनकी गिनती ख़त्म ही नहीं होती। रोज़ कोई ना कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के, तो क्योंकि लिनक्स फ्री है तो जिसका भी दिल करता है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता है। आप खुद भी अपना बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी आती है तो। ओके, तो ज़ोरिन ओएस क्यों? क्योंकि ये जो है एक तो काफ़ी लाइट वेट है, इसके अलावा ये आपके कंप्यूटर को बिल्कुल फास्ट बना देगा। जैसे विंडोज़ होती है ना, विंडो 10 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने कभी कभी नोट किया होगा कि हर चीज़ लैगी लैगी फील होती है, लैग कर रही होती है। या अगर आपके सिस्टम के अंदर रैम कम है, फॉर एग्जांपल 4 GB है, तो जब आप विंडो 10 को रन करते हो तो सबसे पहले जैसे ही आपका सिस्टम शो होता है डेस्कटॉप, आप उसकी रैम कंजप्शन देखोगे तो वो 2 GB तक वो ऑलमोस्ट उसको ऑक्यूपाई कर रहा होता है। तो बाकी हमारे काम के लिए तो 2 GB रहेगी। तो भाई आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं, वो इतनी ज़्यादा तो हमें देते नहीं कि भाई आप चलो कम रैम के अंदर भी हमें यूज़ कर लो। वो फिर रैम फुल हो जाती है, वो सारा स्वैप के अंदर चला जाता है, वो सारा स्लो हो जाता है। तो लिनक्स के अंदर इस तरह नहीं होता, ये काफ़ी ज़्यादा कम रैम यूज़ करता है। और बाकी आप इसका zorinoS.com/os आप यहाँ पे आके इनकी सारी जो डिस्क्रिप्शन है इसको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ज़ोरिन ओएस मैं आपको इसलिए भी रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप विंडोज़ से आ रहे हैं लिनक्स की तरफ तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस होता है इसी तरह इसका आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैक से आ रहे हैं तो इसका इंटरफेस आप मैक की तरह कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं तो और यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ फैमिलियर डेस्कटॉप यू ऑलरेडी नो। तो ये लिनक्स वालों के लिए, अगर वो एक डिस्ट्रो से दूसरी डिस्ट्रो पे आ रहे हैं
ये विंडोज़ वालों के लिए, ये भी विंडोज़ 11 वालों के लिए और ये लिनक्स वालों के लिए। तो इसी तरह आप यहाँ से जो भी चाहें आपने सिर्फ क्लिक करना है और वो वाला इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लेस लोडिंग और मोर स्पीड आपने लिखा यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो इसका यही मतलब है कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, आपको पता भी नहीं चलना आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। विंडोज़ पे तो सदियाँ लग जाती हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे आपको कोई एरर भी नहीं आएगा, कोई प्राइवेसी का इशू भी नहीं होगा, वायरसेस का भी इशू नहीं होता क्योंकि लिनक्स पे वायरस रन ही नहीं करते। तो क्योंकि सारे जो वायरसेस बने हैं वो विंडोज़ के लिए बने हैं या मैक के लिए बने हैं, क्योंकि ये दो मेजरली यूज़ होते हैं। लिनक्स वही यूज़ करता है, या तो हैकर यूज़ करता है या डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो उनको क्या किसी ने वायरस देना। लेकिन इसके लिए भी बन जाते हैं वैसे अगर कोई बनाना चाहे तो, लेकिन बनते नहीं, बहुत कम होते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन रिलीज़ हुआ है वो 16.2 है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको देखेंगे क्या क्या इसके अंदर इन्होंने न्यू ऐड किया। तो यहाँ पे ये 27 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था, मतलब रिसेंटली। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, हाँ इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसके अंदर विंडोज़ की एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि नेट से कोई ट्यूटोरियल देखो या ये वो। आपने सिंपल यहाँ पे विंडोज़ ऐप सपोर्ट पे क्लिक करना है, इसको इंस्टॉल करना है और जो भी आपकी विंडोज़ की एप्लीकेशन है आपने उस पर क्लिक करना है, वो वहाँ पर रन हो जाएगी। जिस तरह विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हैं वैसे ही आप इसके अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये गेमिंग वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको थोरोली अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और ये बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ज़ोरिन ओएस, और इसके बाद इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ वेरिएंट्स मिलेंगे। प्रो वेरिएंट के अंदर हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, फॉर एग्जांपल मैक ओएस का लेआउट, विंडोज़ 11 का लेआउट और क्लासिक और उबंटू का लेआउट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस मिलेंगी और ये एडवांस जो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रो वर्जन ही डाउनलोड करो क्योंकि ये $40 का है, तो ये फिर आपके पैसे लग जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कोर के अंदर भी मिलेंगी। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, यहाँ पे जो एडिशनल इन्होंने सॉफ्टवेयर्स पहले करके रखे हैं वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस जो तीनों के अंदर है, एडवांस डेस्कटॉप्स ये सिर्फ प्रो और कोर के अंदर है, इसलिए लाइट वेट जो है वो इन दोनों के अंदर है। ज़ोरिन कनेक्ट इन दोनों में वर्क करेगा, स्टैंडर्ड और ये सारी चीज़ें आप बाकी की यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आपने यहाँ पे, हम कोर वाले को यहाँ से डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये फ्री है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्किप टू डाउनलोड, तो इससे ही इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने इसको ऑलरेडी करके रखा हुआ है। और इसके अलावा हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जिसका नाम है रूफस। तो रूफस क्या है, ये हमारी USB को बूटेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। तो हमने इसको भी डाउनलोड करना है यहाँ से, इसको भी मैंने पहले से करके रखा है। तो अभी जाएंगे जहाँ पे मैंने इनको रखा है। तो ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये रूफस आ गया और ये ज़ोरिन OS का ISO फाइल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रो वर्जन को। तो अगर आप कोर को डाउनलोड कर रहे हैं तो क्योंकि मेरा प्रो है तो इसके अंदर एडिशनल चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई थी, तो अगर आपके OS के अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपके ISO के अंदर कोई ख़राबी है। इसका मतलब ये है कि आप फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं। मेरा क्योंकि प्रो है, इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स एक्स्ट्रा होंगे जो मुझे बाद में करने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप फ्री हैं तो आपको वो एक्स्ट्रा से करने पड़ेंगे अगर आपको ज़रूरत हो तो। तो अभी आपने क्या करना है, एटलीस्ट 8 GB की एक USB लेनी है, उसको अपने PC के साथ कनेक्ट करना है। इसके बाद आपने रूफस को ओपन करना है। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी USB सिलेक्ट हो जाएगी और इसके बाद आपने यहाँ से बायोस और UEFI को सिलेक्ट करना है, NTFS को करना है और यहाँ से आपने ISO को सिलेक्ट करना है और इधर से आपने अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने इसको स्टार्ट करना है। तो ये क्या करेगा, ये जो भी यहाँ पे सेटिंग आएगी ना, आपने इसको ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देना। आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है तो ये आपकी USB को बूटेबल बना देगा, ठीक है। इसको कंप्लीट होने देना है, इसके बाद आपने इसको क्लोज़ कर देना है। तो मैंने ये सारा पहले करके रखा है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अपने सिस्टम को USB के साथ कनेक्टेड ही रखना है लेकिन रीस्टार्ट कर देना है।
उसके बाद जब आपका सिस्टम बूट हो तो जो भी आपके बायोस का जो लोगो है वो शो होगा, तो तब आपने ऐसा कोई बटन दबाना जिससे आप इसके बायोस के अंदर जा पाओ या आप इसके बूट ऑप्शंस के अंदर जा पाओ। तो वो किसी किसी डिवाइसेस पे F2 होता है, किसी पे F10 होता है, किसी पे F12 होता है। तो ये आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आती तो इंटरनेट से देख लीजिएगा कि भाई आपका जो मॉडल है वो किस तरह से बूट ऑप्शंस के अंदर जाएगा। तो उसके बाद जाने पे आपने अपनी USB को सिलेक्ट करना है वहाँ से और उस पर एंटर कर देना है। तो मैं आपको ये दिखा नहीं सकता क्योंकि उसको रिकॉर्ड मैं नहीं कर सकता। उसको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से रिकॉर्डिंग कार्ड चाहिए, तो वो मेरे पास है नहीं। तो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ आ रही तो अभी मैं इसको अपने बूट ऑप्शन पे ला के तो आपको दिखाता हूँ। तो बूट ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से यूज़र इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से अगर आपके सिस्टम के अंदर एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो आपने मॉडर्न एनवीडिया ड्राइवर्स पे क्लिक करना है, वरना आप यहाँ से सिंपल वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल वाले को ही करूँगा, एंटर करूँगा। तो इससे यहाँ पे मेरा जो Zorin OS वो बूट होना शुरू हो जाएगा। अब लिनक्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आप इसको बगैर इंस्टॉल किए भी अपने सिस्टम पे रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली दफ़ा इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं पता ये किस तरह का आपको एक्सपीरियंस देगा, तो आप इसको अपने हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल करने से पहले इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो इंस्टॉल कर लें, वरना आप ना करें। तो मैं इसको ट्राई और इंस्टॉल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बूट हो रहा है, तो इसको हम कंप्लीट होने देंगे पहले। जी, तो यहाँ पे हमारा जो Zorin OS है वो बूट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि ट्राई Zorin OS या इंस्टॉल Zorin OS। तो पहले हम ट्राई करते हैं इसको। यहाँ से आपने लैंग्वेज को सिलेक्ट करना और यहाँ पे ट्राई। तो बूट होने के बाद जो आपका सबसे पहले डेस्कटॉप शो होगा वो कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र इंटरफेस है वही आपको पहले शो करवाता है। तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये ओपन इन टर्मिनल, तो लिनक्स बेसिकली टर्मिनल है। और इसके अलावा यहाँ पे ये कुछ बैकग्राउंड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी जब इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ से पहले वॉलपेपर हम चेंज कर लेते हैं। तो ये कोई प्यारा सा यहाँ पे देख के तो इसको कर लेते हैं। ये इसका वॉलपेपर है। इसके अलावा ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। ये इसके अंदर आपको कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं। तो एसेसरीज के अंदर ये कुछ पहले से सारे इंस्टॉल हुए हैं। इसके अलावा यहाँ गेम्स के अंदर ये कुछ गेम्स हैं जिस तरह विंडो के अंदर मिलती हैं। ग्राफिक्स के अंदर ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं एक्स्ट्रा। और इंटरनेट के अंदर ये ब्राउज़र और सारी चीज़ें। ऑफिस के अंदर ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सारा फ्री में मिल जाता है, लेकिन ये लिब्रे ऑफिस है। इसके अलावा साउंड एंड ऑडियो के अंदर भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा OBS और VLC, इसके अलावा वीडियो साउंड रिकॉर्डर और ये एडिटर और ये हैंड ब्रेस सारे ही आपको यहाँ पे पहले से मिल जाएंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और टूल्स के अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा टूल्स भी मिल जाते हैं। तो ये रहा वो विंडोज़ जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा यहाँ पे यूटिलिटीज़ के अंदर ये आपको काफ़ी ज़्यादा WinRAR भी मिल जाता है और कैलकुलेटर वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो इसके सिस्टम मॉनिटर में जाएंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर हम देखेंगे तो ये 1% CPU को यूज़ कर रहा है और इसके अंदर 1.5 GB आप इसकी रैम यूज़ हो रही है। तो क्योंकि अभी हम इसको ट्राई कर रहे हैं इसकी वजह से इसकी जो रैम है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन इतनी होती नहीं है। इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये आपका सारा इंटरफेस है। अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो आपने यहाँ पे Zorin अपीयरेंस पे आना है और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ से लेआउट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। तो फर्स्ट जो है ये विंडोज़ वाली है और ये सेकंड जो है ये आपको लाइट मिलेगी जैसे विंडोज़ 7 के अंदर आपको मिलती थी। इसके अलावा ये है हमारी विंडोज़ 11। तो ये वाली जो है ये हमारी ग्नोम टाइप है। तो जब हम इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होंगी। इसके अलावा इसको हम क्लोज़ करेंगे और ये ये भी एक ग्नोम ही है। तो ये इसकी सारी चीज़ें इस तरह से शो होंगी। इसके अलावा यहाँ पे हम देख लेते हैं तो ये हमारा macOS है। macOS इस तरह से शो होता है। तो अभी ट्राई के अंदर है इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा लैग फील हो रहा होगा क्योंकि USB के साथ ये रन हो रहा है। इसके अलावा ये विंडोज़ 11 की लेआउट है और ये भी ग्नोम ही है और ये XFCE है।
ठीक है। तो इसके अंदर अलावा ये थीम्स आपको मिल जाते हैं, आप यहाँ से कोई भी एक्सेंट कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से थीम को डार्क एंड लाइट कर सकते हैं। इसके अलावा ये इंटरफेस, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे भी ला सकते हैं जिस तरह मैक के अंदर होता है। और एनिमेशन, जो सारी एनिमेशंस है वो, इसके अलावा ये जेली मोड है, तो जब आप इसको इस तरह करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा और ये इस तरह जेली के अंदर भी शो होता है। तो इसके अंदर काफ़ी आपको कस्टमाइजेशन भी मिलती है, ये टास्क बार को कस्टमाइज करना है वो भी सारा। तो इसके अलावा ये आइकन्स हैं और ये फ़ॉन्ट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये कुछ लेआउट हमने XFC स्टार्ट की थी, तो अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ज़ोरिन OS पे डबल क्लिक करना है, तो इससे आपके पास वही जो इंटरफेस था जो हमें शुरू पे मिला था वही शो हो जाएगा। तो इसके बाद आपके सामने ये इंस्टॉल वाला सारा जो सेटअप है वो आ जाएगा। आपने यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के बाद कीबोर्ड लेआउट आपने डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही रहने देनी है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको ये ऑप्शन मिलेंगे कि आपने नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है जिसके अंदर आपको वेब ब्राउज़र और यूटिलिटीज़ ये सारी चीज़ें पहले से मिलेंगी, या आपने यहाँ पे मिनिमल कि सिर्फ वेब ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ हों। इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि इंस्टॉलेशन के दौरान ही आपने अगर कोई अपडेट आई है तो उसको इंस्टॉल करना है। इसके अलावा ये थर्ड पार्टी को आपने अगर इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना चाहिए और इधर से इसको और यहाँ से कंटिन्यू। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। अगर तो इरेज पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पूरी हार्ड ड्राइव होगी वो इरेज हो जाएगी, मतलब जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन समथिंग एल्स जब आप करेंगे तो ये आप जिस तरह विंडो के अंदर किसी भी लोकल डिस्क को आप फॉर्मेट करके उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे समथिंग एल्स करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो आपकी हार्ड ड्राइव होगी वो सारी शो हो जाएंगी। तो मेरे पास एक ही है तो यहाँ पे एक शो हो रही है। तो इधर आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू पार्टीशन टेबल पे जाना है और इसके बाद आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। तो आपके पास ये एक यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको 40 GB जो शो हो रही है, इसको आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने इसका जो साइज़ रखना है वो आप रख सकते हैं, अगर तो आपने इसको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको प्राइमरी रखना है और यहाँ से आपने जो फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है वो ext4। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर से ना जितनी आपकी रैम होगी उतनी आपने स्पेस यहाँ से कम कर लेनी। तो मेरी अभी 4 GB रैम है, तो मैं यहाँ पे 37 में से 4 माइनस कर देता हूँ तो 33 आ जाएगा, तो मैं 33 कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्लैश को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी 33 GB की एक लोकल ड्राइव बन जाएगी जिसके अंदर हमने अपना लिनक्स को इंस्टॉल करना है। इसकी फॉर्मेट ext4 होगी। तो ये जो 4 GB एक्स्ट्रा बची है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, स्वैप एरिया। तो स्वैप का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्वैप होता है वो जब आपकी रैम कंप्लीट हो जाती है ना, मतलब उसके अंदर और ज़्यादा स्पेस नहीं है डेटा को स्टोर करने की, तो ये क्या करता है, पुराने डेटा को स्वैप के अंदर रख देता है, मतलब आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर रख देता है। वहाँ से फिर वो जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये 4 GB आपने स्वैप करनी है, ओके करेंगे। और इसके बाद आपने अपनी जो लोकल ड्राइव है उसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल नाउ, और आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। इधर से आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, तो हम पाकिस्तान कर लेंगे, कराची आ गए, ओके करेंगे। तो ये बेसिकली आपका टाइम जोन है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाबा, और यहाँ पे मेरा यूज़र नेम भी आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड अगर तो रखना चाहें तो रख सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ पे लॉगिन ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं अगर आपने पासवर्ड नहीं रखना तो हम यहाँ पे पासवर्ड नहीं रखेंगे, हम लॉगिन ऑटोमेटिकली करेंगे। और इसके बाद यहाँ से इसको हम कंटिन्यू, लेकिन वो कहते हैं पासवर्ड एंटर करो, तो हम यहाँ पे 1 एंटर कर देंगे और यहाँ पे भी 1, कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें कि ये क्या कर रहा है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें, तो ये आपको सारी चीज़ें बताता जाएगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है। तो हम इसको
क्लोज ही कर देते हैं और इसको कंप्लीट होने का वेट करते हैं। ओके, तो अभी तकरीबन जो है ना 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी इंस्टॉलेशन इतनी कंप्लीट हो चुकी है। इसी के दौरान मैंने इसकी जो यूआई थी वो भी चेंज कर ली है। तो अभी जो हम यूआई को यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी विंडोज़ 11 वाली। तो अगर आप चाहें तो आप इसको इंस्टॉल करते वक्त भी अपना जो Zorin OS है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ और सॉफ्टवेयर्स भी मिलते हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो ये तो बूट रिपेयर का जिस तरह हमारे विंडोज़ के अंदर भी एक मिलता है। इसके अलावा ये कलर पिकर है। अगर आपने इसको अगर आप ओपन करें तो आपके पास ये एक ड्रॉपलेट आ जाएगा। आप जहाँ पे भी वो रखेंगे वो वाला कलर वहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। तो विंडोज़ के अंदर आपको ये अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स के अंदर ये आपको पहले से ही मिल रहा है। आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। लैग कर रहा है, हाँ कलर पिकर भी ओपन हो चुका है हमारा। तो इसके अलावा हमने अपनी सेटिंग की एप्लीकेशन भी ओपन की थी, तो उसको भी चलो ये दोनों आ गए, इनको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। बाकी कलर पिकर को पहले हम देख लेते हैं। तो ये हमें इसका ड्रॉपलेट मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जहाँ पे भी हम इसको जाके रखेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे ये इसका कलर आ गया। आप यहाँ से इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं, सेव करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। इसके अलावा सेटिंग्स हमें मिलती हैं। तो ये वॉलपेपर तो हमने देख लिया था। इसके अलावा ये नेटवर्क के अंदर वाईफाई जो भी सारी चीज़ें, ब्लूटूथ आ जाएगा, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे सारे, और ये आपका जो ग्रैंड सर्च है वो आ जाएगा। इसके अलावा ये साउंड के अंदर ये साउंड की चीज़ें आ जाएंगी, जो भी आपके डिवाइस का होगा हार्डवेयर वो सारा यहाँ पे शो होगा। डिस्प्ले के अंदर ये इसका रेजोल्यूशन और ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा यहाँ पे कलर के अंदर अगर आप इसको नाइट मोड के अंदर रन करना चाहें तो वो भी। इसके अलावा यहाँ पे अबाउट के अंदर हमें अपने ओएस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसका जो डिवाइस नेम है वो है Zorin, और मेमोरी 4 GB। इसके अलावा ये प्रोसेसर और ये ग्राफिक्स सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। अगर आप इसको अपडेट करना चाहें तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये है, यहाँ पे इजीली अपडेट भी हो जाएगा। तो यहाँ अपनी इंस्टॉलेशन शायद नहीं थोड़ी सी रहती, तो इसको हम कंप्लीट होने देते हैं, फिर इसको फाइनलाइज करेंगे वीडियो को।
ओके, तो हमारा यहाँ पे Zorin OS इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारे सामने ये एक पॉपअप शो हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीटेड। यहाँ तो आप इसको कंटिन्यू टेस्टिंग कर सकते हैं, यहाँ इसको रीस्टार्ट कर लें। तो हम यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे, लेकिन रीस्टार्ट करने के बाद जब आपका सिस्टम दोबारा से बूट होगा तब आपने अपनी USB को डिस्कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इसको हार्ड ड्राइव से बूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी डायरेक्टली जो OS है वो हार्ड ड्राइव से बूट होगा, तो इसको हमने एक दफ़ा कंप्लीट होने देना है। अगर आप देखना चाहें कि इसके बैकएंड पे क्या हो रहा था, आप अगर यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो हम इसका जो लोगो है वही देखेंगे। तो ये इसका लोगो है और यहाँ पे अभी ये बूट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा Zorin OS 1.1 शो हो चुका है। तो इसके जो सेटअप स्क्रीन है इसके अंदर वो आपको हर चीज़ बताएंगे। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ स्टार्ट पे कर सकते हैं, ये आपको सारा इंट्रो दे देंगे कि आप किस किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर दूँगा। तो ये हमारा फाइनल जो रिज़ल्ट है वो है। तो इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया था कि यहाँ पे हमें ये सॉफ्टवेयर सेंटर भी मिलता है, जिसके अंदर जिस तरह हम मोबाइल के अंदर ऐप स्टोर में जाते हैं और वहाँ से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी हमें ये एप्लीकेशन सारी मिल जाएंगी। हमने बस इन पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और वो हमारे सेटअप पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसको ज़रा एक दफ़ा लोड होने देते हैं ताकि ये फ्लैट पैक्स और जो भी सारी चीज़ें उनको गेट कर लें। तब तक हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे एक अपडेट भी आ चुकी है, इसको हम फ़िलहाल यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी अपडेट आई है, कि ये ब्राउज़र की अपडेट है और उसके अलावा ये Zorin बेस है 2 MB का। इसके अलावा ये जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आप यहाँ से इसको देखते और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो इसके अंदर अभी गेटिंग हो रही है तो इसको हम होने देते हैं। इसको हम रीसाइज़ इस तरह से कर सकते हैं, फुल साइज़ के अंदर और स्मॉल साइज़ इस तरह हो सकता है। इसके अलावा हम इसको यहाँ पे स्मॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पे हमने जेली मोड भी अपना किया था। तो Zorin अपीयरेंस के अंदर हमारा ये था इंटरफेस और यहाँ पे ये जेली मोड। तो इसको हम डार्क मोड ही रखेंगे। डार्क मोड मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है, तो ये इसका जेली मोड है, काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे तो ये इस तरह से एनिमेशंस भी मिलती हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे होम में जाएंगे तो ये इसका सारा फाइल मैनेजर है। ये आपकी हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर ये जिस तरह विंडोज़ होता है इसी तरह ये इसका सी ड्राइव आप समझ लें, जो स्लैश वाला होगा। बाकी जो आपकी अलग ड्राइव्स होंगी वो सारी DEF वो सारी भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो इसके अंदर अभी कोई भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक आपको बता देता हूँ माउंट, क्योंकि यहाँ पे और कोई है ही नहीं तो यहाँ शो ही नहीं हो रही। ये बाकी ये Zorin OS 16.2 प्रो वर्जन, तो ये इसके अंदर ये कुछ इसकी चीज़ें हैं, EFI वगैरह सारा कुछ। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि शायद इंटरनेट स्लो है इस वजह से। तो बाकी जब आप इससे बाहर कहीं पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी एक्टिव एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पे डिम हो जाएगी। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से हाईलाइट होगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन मिलता है। तो इस तरह से आप इनको साइज़ भी कर सकते हैं जिस तरह विंडोज़ के अंदर होता है। तो ठीक है, बाकी अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक करें और डाउनलोड करके एक दफ़ा ट्राई भी कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब अपने लिनक्स को यूज़ करेंगे एज एन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो इसका फ्लटर के रिलेटेड सेटअप है वो भी हम इसको ज़रूर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिल जाती है VMware, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं, सर्च कर लेंगे VM। तो यहाँ पे हमें वर्चुअल मशीन मिलती है, वैसे कहाँ पे पड़ी है ये रहा वर्चुअल बॉक्स। तो जो हमने पहले सेटअप किया था हमारा macOS का, वो भी हम इसके वर्चुअल मशीन के अंदर रन कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें डाउनलोड करनी पड़ रही थी, यहाँ हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इनके। जब तक ये हो रहा है तब तक और कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो है, तो यहाँ पे
वाईफाई और ये सेटिंग्स, लॉक और ये पावर ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे हमें ये सारा इसका कैलेंडर मिल जाएगा और यहाँ पे जो भी हमने डिवाइस यहाँ कनेक्ट की होगी, फॉर एग्जांपल अभी मैंने यूएसबी कनेक्ट की हुई है तो वो आ जाएगी। तो डेट्स प्रीटी मच इट। इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा और लेने देते हैं। तो ये हमारा जो है विंडोज़ जो टाइल मैनेजर है, यहाँ पे हमें सारे जो डेस्कटॉप्स हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे रखना चाहें तो ये अलग के अंदर भी चला जाएगा। तो ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे सिंपल ही रखेंगे, ये हो जाए एक दफ़ा। बैकग्राउंड चेंज करके देख लेते हैं तब तक। तो इसके अंदर बैकग्राउंड्स भी काफ़ी अच्छे हैं जो मुझे पसंद आए हैं। तो एक ट्राई करते हैं यहाँ से, ये वाला, ये भी अच्छा है और ये इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ विजेट्स भी मिलते हैं, वो शायद पता नहीं कहाँ पे पड़े होंगे, वो आप देखिएगा तो फिर आपको मिल जाएंगे। तो चलें, ये अभी लोड नहीं हो रहा, पता नहीं शायद इंटरनेट बंद हो रहा है या क्या वजह है, यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम इसको सेटअप करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी हम देख लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको मैं यहाँ से शट डाउन कर देता हूँ।